सोनू पटेल जिस तरह अंतरंग क्षण के वीडियो से अपनी प्रेमिका मधु पटेल को ब्लैकमेल कर रहा था, उससे वह बहुत परेशान हो गई थी। इस बेवफा प्रेमी से उसने जिस तरीके से बदला लिया, ऐसा शायद किसी ने सोचा तक नहीं होगा। इस घटना को इतनी क्रूरता और परफेक्ट प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था कि इस केस को सॉल्व करने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए थे। तो आखिर इस केस की पूरी कहानी क्या है? मधु पटेल ने ऐसा क्या कर दिया था और इस केस में आगे क्या कुछ हुआ और पुलिस ने इस केस को कैसे सॉल्व किया? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बात 24 मई 2021 की है। दोपहर करीब 1:15 जबलपुर जिले के थाना खितौली की टीआई जगोतिन मसराम के मोबाइल पर किसी ने कॉल किया। कॉल करने वाले ने बताया, मैडम मेरा नाम नारायण पटेल है, सिहोरा थाने के गुर्जी गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिता प्रेम नारायण पटेल के मोबाइल पर किसी ने सूचना दी थी कि पान उमरिया रोड किनारे उसकी मोटरसाइकिल पड़ी है। उसके थोड़ी दूरी पर ही एक लाश से दुर्गंध आ रही है। मुझे डर लग रहा है मैडम, क्योंकि मेरा छोटा भाई सोनू पटेल 16 मई से ही लापता है। टीआई ने कहा, तुम डरो मत, तुम हरगढ़ जंगल पहुंचो, मैं भी 1 घंटे में पहुंच रही हूं। टीआई अपनी जांच टीम के साथ 3:30 बजे हरगढ़ जंगल में पहुंच गई। वास्तव में वहां एक लाश सड़ी गली हालत में मिली। थोड़ी दूर एक बाइक भी गिरी हालत में मिली। पुलिस टीम के सभी सदस्य कोरोना किट में थे। वहां तेज दुर्गंध भी फैल रही थी। लाश के पास से जूट की करीब 1-1 मीटर की 2 रस्सियां, नीले रंग का लोअर, टी-शर्ट, बनियान, चमड़े के चप्पल और 2 मास्क बरामद किए। जांच पड़ताल चल ही रही थी कि तभी नारायण भी भागता हुआ आया। उसने अपनी मोटरसाइकिल भी पहचान लिया। लाश बुरी तरह से सड़ गल चुकी थी। चेहरा तो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आ रहा था। मांस से बाहर निकली कुछ हड्डियां दिख रही थीं। खून तो सूख कर काला पड़ चुका था। आंखों का पता नहीं चल रहा था। लगता था वे बुरी तरह से कुचल दी गई होंगी। पास में ही करीब 10-15 किलोग्राम का एक पत्थर दिखा। उस पर चिपकी मिट्टी का नमूना ले लिया गया। उस पर भी कीड़े चल रहे थे और पास में मक्खियां भिनभिना रही थीं। जांचकर्मियों ने अनुमान लगाया कि इसी पत्थर से चेहरे को कुचला गया होगा। नारायण पटेल ने बरामद सामानों में कपड़े और चप्पल के आधार पर चेहरा कुचले जाने के बावजूद लाश की पहचान कर दी, जो उसके छोटे भाई सोनू पटेल की ही थी। सारे कपड़े वही थे जो उसे शादी में मिले थे। यहाँ तक कि उन पर लगे हल्दी के दाग भी वैसे के वैसे थे जिसे नारायण ने ही उन पर मात्र 1 सप्ताह पहले लगाए थे। दाग धब्बे काले जरूर हो गए थे, लेकिन स्वास्तिक का निशान देखकर नारायण ने कपड़े सोनू पटेल के होने की पुष्टि कर दिया। थोड़ी देर में ही जबलपुर के एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल, एसडीपीओ सिहोरा श्रुत कीर्ति सोमवंशी और फोरेंसिक जांच टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। वहां से बरामद सारी सामग्री को जब्त कर मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल भेजने के निर्देश दे दिए गए। लाश बड़ी मुश्किल से सील पैक कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। टीआई मसराम अपने साथ नारायण को लेकर थाने पहुंची। उन्होंने घर वालों को भी थाने बुलवा लिया। शाम 7 बजे के करीब घर वालों में उसके पिता और पत्नी गायत्री से मसराम ने पूछताछ किया। शुरुआती जांच की पूरी रिपोर्ट तैयार कर आगे की जांच और कार्रवाई के लिए फाइल तैयार कर दी गई। उसमें सोनू की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर ली गई, जिसकी तहकीकत जबलपुर जिले के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के दिशा निर्देश पर जारी थी। सोनू पटेल की गुमशुदगी की शिकायत 17 मई 2021 को सिहोरा थाने में तुलसीराम के बड़े बेटे नारायण पटेल ने लिखवाई थी। उस शिकायत के अनुसार सोनू पटेल 16 मई 2021 की सुबह 10 बजे घर से अपनी नवविवाहिता पत्नी का मोबाइल ठीक कराने को कहकर सिहोरा गया था। उसके देर रात तक वापस नहीं लौटने पर रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ फोन करके पूछताछ की गई, लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला,
तब थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई। सोनू पटेल की 4 दिन पहले ही 12 मई 2021 को कटनी जिले में बहोरीबंद थानांतर्गत बासन गांव की गायत्री के साथ शादी हुई थी। इस बारे में पुलिस ने गायत्री से पूछताछ की तो गायत्री ने पुलिस को बताया कि पति के शाम तक वापस नहीं आने पर उसने पति के मोबाइल पर कॉल की थी, लेकिन फोन आउट ऑफ कवरेज बताया गया था। उसे लगा कि वह रात तक वापस आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। उनके न आने पर मन कई तरह की आशंकाओं से घिर गया और फिर उसने ही अगले दिन सुबह नारायण को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहा। जांच और दूसरे किस्म की तहकीकात से यह साफ हो गया था कि बरामद लाश सोनू की ही थी, लेकिन अहम सवाल उसकी मौत को लेकर बना हुआ था। पहला और ठोस कारण हत्या का ही सामने आ रहा था, यानी हत्या हुई थी तो क्यों और कैसे के सवालों के जवाब तलाशने बाकी थे। साथ ही जल्द से जल्द हत्यारे तक पहुंचने और उसे सजा दिलवानी भी जरूरी थी। 10 दिन बाद ही मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल की रिपोर्ट भी आ गई थी। उस रिपोर्ट ने पुलिस को हैरत में डाल दिया। रिपोर्ट के अनुसार मृतक के गले में जूट की एक पतली रस्सी भी लिपटी थी, जो भीतर की ओर धंस गई थी। 50 मीटर के दायरे में फैले नर कंकाल में रस्सी लिपटी थी। इस आधार पर ही उसकी मौत को पहले खुद को खत्म करने का मामला कहा गया था। हालांकि उसके दोनों हाथों की कलाइयां और पैरों को घुटने के ठीक ऊपर रस्सियों से बांधने के निशान पाए गए थे। ये सबूत सोनू की हत्या की ओर इशारा कर रहे थे, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति के शामिल होने की भी बात कही गई थी। पुलिस ने जो नर कंकाल को मेडिकल में पीएम के लिए भेजा, यहां फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव की मदद ली गई। उन्होंने प्रथम दृष्टया देखते ही हत्या की पुष्टि कर दी, जो उनकी जांच के बाद भी सही साबित हुई। डॉक्टर श्रीवास्तव के मुताबिक इंसान के शरीर में सबसे मजबूत सिर की हड्डी होती है। यह आसानी से टूटती नहीं है। जानवर आदि तो इसे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते हैं। सिर की खोपड़ी में फ्रैक्चर था, जो किसी भारी वस्तु से प्रहार किया गया प्रतीत हो रहा था। जांच के दौरान सिर के फ्रैक्चर वाले हिस्से में ब्लड मिल गया। इससे साफ था कि जब सिर फ्रैक्चर हुआ तो इंसान जीवित था और खून का थक्का जम गया था। 10 जून को फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। हत्या का प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस को कातिलों को तलाशना था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि कोई एक व्यक्ति कैसे एक स्वस्थ नौजवान की रस्सियों से गला घोंटकर हत्या कर सकता है। किस तरह से उसने उसके हाथ और पैर बांधे होंगे। इस मामले को खितौला पुलिस थाने में 10 जून को दर्ज किया गया। सिहोरा तहसील के एसडीपीओ की कमान संभाले 2018 बैच के आईपीएस शुद्ध कीर्ति सोमवंशी ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने सोनू पटेल के मोबाइल कॉल की पूरी डिटेल्स निकलवाई। उसमें पता चला कि सोनू के मोबाइल नंबर से 16 मई को किसी मधु पटेल नाम की लड़की से 4-5 बार बात हुई थी। उनके बीच बातचीत का समय सोनू के घर से निकलने के ठीक बाद 10:30 और 12 बजे के बीच का था। उसके अलावा सोनू की किसी और से बात नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनू की मौत दिन में करीब 2:30 बजे हो चुकी थी। मधु पटेल के बारे में नारायण और गायत्री से अलग अलग पूछताछ की गई। नारायण ने मधु के संबंध में इतना बताया कि वह उसकी बहन की 20 वर्षीय अविवाहित ननद है। वह सिहोरा तहसील के ही मढ़ी गांव में अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहती है। गायत्री से पूछने पर उसने मधु पटेल के बारे में जो बताया, उससे जांच को आगे बढ़ाते हुए मामले को सुलझाने की खास कड़ी मिल गई। हालांकि गायत्री ने बताया कि उसके पति और मधु के बीच प्रेम संबंध थे, जबकि उस बारे में पति ने यह कहा था कि अब उनके बीच के सारे संबंध खत्म हो चुके हैं और मधु की भी शादी तय हो चुकी है। पुलिस द्वारा बार बार गायत्री से सोनू के बारे में सवाल पूछे जा रहे थे। पुलिस को लग रहा था कि गायत्री कुछ बातें छिपा रही है। अंततः वह अपनी पीड़ा ज्यादा समय तक छिपा नहीं पाई। एक बार पुलिस से गायत्री ने पूछ लिया, आखिर इसमें उसकी क्या गलती है। उन्होंने पुलिस से कहा कि वह बेहद दुखी है। एक तरफ उसकी उजड़ी हुई जिंदगी है, दूसरी तरफ घर परिवार वाले उसे अपशकुन, कुलच्छनी और न जाने क्या क्या कहकर दोषी ठहरा रहे हैं।
उसने अपने पति को मोबाइल ठीक करवाने को क्या कहा, वह सबके निशाने पर आ गई है। जबकि सच तो यह था उसने ही मोबाइल ठीक कराने की जिद की थी। कुछ लोग तो उसे भी पति की हत्या में शामिल बता रहे थे। गायत्री ने बेहद दुखी होकर पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसकी भावनाओं और दुख को समझने वाला कोई नहीं है। दरअसल गायत्री दुखी होने के साथ साथ अज्ञात आशंका को लेकर बेचैन हो गई थी। उसके मन पर एक बोझ बना हुआ था जो सोनू ही लाद गया था। अब उसके लिए उस राज को मन में दबाए रखना मुश्किल हो रहा था जो सोनू ने बताए थे। इसे लेकर शादी के दूसरे दिन ही सोनू से उसकी तब कहासुनी हो गई थी, जब उसने मधु पटेल के बारे में पूछ लिया था। जवाब में सोनू ने गुस्से में कह दिया था, घर में आए एक दिन भी नहीं हुआ और जासूसी करने लगी हो, ये सब हरकत ठीक नहीं है। इसका जवाब गायत्री ने सहजता से दिया था, मधु कुछ देर पहले ही सब कुछ बता गई है। वह बोला, क्या कहा उसने? और तुमने उसे अपने पास आने कैसे दिया? क्यों? मैं भला उसे कैसे रोकती? वह आपकी बहन की ननद है, हमारी रिश्तेदार है। उसे अपने पास नहीं बैठने देती तो परिवार वाले क्या कहते? गायत्री ने सफाई दिया। खैर बताओ उसने क्या कहा? सोनू अब थोड़ा नरम पड़ गया था। वह बहुत तेवर में मेरे साथ पेश आई थी। बातें गुस्से में करती हुई तुमसे प्रेम करने की बात कह डाली। यह सुनकर सोनू सन्न रह गया। गायत्री ने उसे बताया कि मधु उसके साथ किस तरह झगड़ा कर धमकियां देती हुई अपने घर गई। उसने सोनू को यह भी बताया उसे हमारी शादी से उसे बेहद नाराजगी है। उसने तुम पर बेवफाई का आरोप लगाया था। तुम्हें उसने धोखेबाज प्रेमी कहा था। उसका कहना था कि तुमने उससे शादी का वादा किया था। तुमने मुझसे शादी की इसलिए मैं भी अब उसकी दुश्मन हूँ। सोनू और गायत्री की शादी के दूसरे दिन मधु पटेल को लेकर उनके बीच काफी नोकझोंक हुई। गायत्री ने सोनू को यहाँ तक कहा कि वह उसके बहन की ननद होने कारण चुप रही। उसके हर इल्जाम को नजरअंदाज किया। खैर सोनू ने गायत्री पर गुस्सा होने और मामले को आगे बढ़ने से रोकने के बजाय उससे माफी मांग लिया। मधु पटेल से तमाम संबंध तोड़ने का वादा भी किया। बातों बातों में सोनू पटेल ने बताया कि अब वह उसकी ब्लैकमेल का शिकार हो रहा है। कुछ चीज मधु के पास है जिसकी वजह से उसके तेवर बदले हुए हैं। काफी पूछने पर भी सोनू ने उस राज के बारे में नहीं बताया और इसे अपने तक सीमित रखने की कसम खिलाई। ये सारी बातें गायत्री ने पूछताछ में पुलिस को भी बताईं। पुलिस के लिए गायत्री द्वारा सोनू के साथ मधु के प्रेम संबंध की जानकारी हत्या की गुत्थी सुलझाने में काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। हालांकि एक तरफ गायत्री के हाथों में लगी मेहंदी का रंग फीका नहीं हुआ था कि उसकी मांग का सिंदूर उजड़ गया था। उसके लिए सुहाग का जोड़ा 4 दिन की चांदनी बनकर रह गया था। शादी से पहले उसने जो सपने देखे थे वह रेत के महल साबित हुए। एक पल में शादी की खुशियां और विवाहित जीवन के सभी अरमान चकनाचूर हो गए। जिस घर में कल तक ढोलक की थाप पर वैवाहिक गीत गूंज रहे थे, वहां चीख पुकार और सिसकियां पसरी हुई थीं। पति को खो चुकी गायत्री अपनी पीड़ा और परिजनों के ताने से काफी तनाव में थी। दूसरी तरफ पुलिस ने संदेह के आधार पर 12वीं तक पढ़ी मधु पटेल को भी पूछताछ के लिए थाने बुलवा लिया। उससे महिला पुलिस ने पहले बातों से अपने जाल में उलझाया और अलग अंदाज में पूछताछ किया। तुम सोनू को कब से जानती हो? मधु बोली, जब से उसकी बहन की शादी मेरे भाई से हुई। 2 साल हो गए। पुलिस ने पूछा, तुम सोनू से प्रेम करती हो? वह बोली, जी नहीं। पुलिस ने अगला सवाल किया, लेकिन तुम उससे शादी करना चाहती थी? मधु बोली, किसने बताया कि मैं उससे शादी करना चाहती थी? तुमने ही तो कहा है। यह कहते हुए पूछताछ करने वाली महिला पुलिस अधिकारी ने उसे एक ऑडियो सुनाया। ऑडियो में मधु तेज आवाज में बोल रही थी, तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। देख लेना, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। पुलिस अधिकारी ने कहा, यह धमकी तुमने किसे दी थी? यह तुम बताओगी या मैं ही बताऊं? मधु अब घबरा गई और बोली, बताती हूँ।
लेकिन सोनू को मैंने नहीं मारा। पुलिस अधिकारी ने कहा, अरे मैंने तो सोनू की हत्या के बारे में तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। मधु बोली, गलती हो गई मैडम। पुलिस ने अगला सवाल किया, अच्छा चलो उसकी हत्या के बारे में ही कुछ बता दो, जो तुम जानती हो, उसे किसने मारा। मधु बोली, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। पुलिस अधिकारी ने कहा, उसकी मौत का तुम्हें तो जरा भी दुख नहीं हुआ? तुम उसकी विधवा पत्नी को ढांढस बंधाने भी नहीं गई। मधु ने बताया कि मुझे कुछ नहीं मालूम। एक बार गायत्री से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, बात नहीं हो पाई। पुलिस अधिकारी ने कहा, जिस दिन सोनू पटेल की हत्या हुई उसके 2 घंटे पहले उसने केवल तुमसे ही फोन पर बात की थी। जी मैं कुछ नहीं जानती। तुम सब जानती हो, उसका भी मेरे पास सबूत हैं। यह कहते हुए पुलिस ने जब उसकी टूटी हुई कलाई घड़ी का फीता दिखाया तब वह सकका गई। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसने पीने के लिए पानी मांगा। देखो तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम सच सच बताओगी तब तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस जांच, सोनू की हत्या आदि के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अभी मैं अकेले में सवाल कर रही हूँ, कल को वकील भरी अदालत में सबके सामने करेंगे। मधु पुलिस की बातों में आ गई और उसने सोनू की हत्या करने की बात मान लिया। उसने जो बताया उसके अनुसार मधु और सोनू की प्रेम कहानी में पवित्र प्रेम की बुनियाद अनैतिक संबंध और बदले की आग पर टिकी हुई थी। मधु द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार सोनू की हत्या का पूरा मामला इस तरह से सामने आया। मधु पटेल मढ़ी गांव के रहने वाले प्रेम नारायण पटेल की बेटी थी। उनके बेटे साहिल की शादी तुलसी राम पटेल की बेटी निधि से 2019 में हुई थी। दोनों परिवारों की खेती बाड़ी में काफी आपसी तालमेल था। वे एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तैयार रहते थे। सरकारी अनाज खरीद केंद्र पर धान और गेहूं की बिक्री के सिलसिले में सोनू अक्सर मधु के घर आता जाता रहता था। सोनू निधि का छोटा भाई था, इस कारण उसका बहन की ससुराल में आना जाना शुरू हो गया था। साहिल की छोटी बहन मधु चंचल स्वभाव की खूबसूरत लड़की थी। वह जितनी बातूनी थी उतनी ही शरारत और आकर्षक थी। मजाक तो बात बात पर करती थी, कुछ भी बोलने में वह नहीं हिचकती थी। सोनू जब भी अपनी बहन की ससुराल आता, मधु उसकी खातिरदारी करती थी। मजाक का रिश्ता होने के कारण उनके बीच खूब हंसी मजाक चलता रहता था। इस सिलसिले में कब उनके बीच प्रेम का अंकुर फूट पड़ा उन्हें पता ही नहीं चला। एक बार मधु पटेल अपनी भाभी के साथ सोनू के घर आई हुई थी। संयोग से उसके आने के कुछ दिन बाद ही कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन हो गया। आवागमन के सारे साधन बंद हो गए। इस कारण मधु को अपनी भाभी के घर ही रुकना पड़ा। इस दौरान सोनू और मधु के बीच प्रेम की मधुरता और गहरी हो गई। उन पर घर के दूसरे लोगों की भी नज़र बनी रहती थी, जिससे वे एकांत की ताक में रहने लगे। जब भी मौका मिलता खेतों की ओर साथ में निकल जाते या फिर पास के जंगल की ओर चले जाते थे। एक दिन दोपहर का समय था। घर के लोग पास के गांव में अपने रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। निधि खाना बनाने में लगी थी। सोनू और मधु कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। उनके बीच हंसी मजाक का दौर भी चल रहा था। वे कोरोना काल में शादी को लेकर चर्चा कर रहे थे। उनके बीच विवाहित जोड़े द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर बहस हो रही थी। बातों बातों में सोनू रोमांटिक मूड में आ गया था। मौका देखकर सोनू मधु के गाल और होंठ छूते हुए बोला, अभी शादी करने वालों को सिर्फ इससे काम चलाना होगा। मधु उसकी हरकत से शर्मसार हो गई। उसने उसके हाथ को झटक दिया। सोनू बोल पड़ा, मधु मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। इतना कहना था कि सोनू ने मधु को गले लगा लिया। मधु भी खुद को नहीं रोक पाई। सोनू के गाल चूम लिए और उसकी आगोश से छूटने की कोशिश करने लगी। मधु मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कहते हुए सोनू ने आंख पर आ चुकी उसकी बालों की लट को हटाया। चलो हटो भी, बड़े आए शादी करने वाले। पहले अपने परिवार को तो राजी कर लो, वह रीति रिवाज के पक्के हैं।
बात बात में गोत्र, संस्कार और समाज की बात करते हैं, कहते हुए मधु ने धीरे से सोनू के गालों पर थपकी दिया। वह तो मैं कर लूंगा, तुम्हें पाने के लिए सारे रीति रिवाज तोड़ दूंगा। तुम भी अपने मम्मी पापा से बात करना। अब सोनू ने भावावेश में मधु के होंठ चूम लिए। फिर अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त की, तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों शादी कर जीवन भर साथ रहेंगे। इसी बीच सोनू की बहन ने आवाज लगाई, सोनू देखना बाहर दरवाजे पर कौन है। और हाँ, बाथरूम में मेरे लिए 2 बाल्टी पानी भी रख देना। अच्छा दीदी, बोलता हुआ सोनू चला गया और मधु उसके ख्यालों में खो गई। कहते हैं ना कि इश्क का रोग लाख छिपाने पर भी नहीं छिपता है। सोनू और मधु के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके प्रेम की पहली भनक निधि को लगी। उसने दोनों को शादी करने से मना कर दिया। साफ साफ लहजे में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। इससे दो परिवारों की इज्जत समाज में गिर जाएगी। तुम दोनों की शादी गोत्र के नियम के अनुसार गलत होगी, जिससे भविष्य में परिवार के बीच कलह पैदा हो सकती है और मेरी शादीशुदा जिंदगी भी प्रभावित हो जाएगी। उनके प्रेम संबंध की बात परिवार के सभी बड़े लोगों को मालूम हो गई। सबसे पहले निधि मधु को लेकर अपनी ससुराल चली गई। बदनामी के डर से उन्हें मिलने जुलने पर रोक लगा दी गई। जब प्यार पर पाबंदी बढ़ने लगी तो दोनों ने मोबाइल फोन की वीडियो कॉल को अपने प्यार के इजहार का जरिया बना लिया। दूसरी तरफ दोनों के परिजन उनकी दूसरी जगह शादी करने के इंतजाम में लग गए। जल्द ही मधु का रिश्ता पाटी गांव के विजय पटेल के साथ तय हो गया था। उसकी सगाई भी हो गई। मधु की सगाई की रस्म होते ही सोनू गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। वह मधु से मिलने जुलना तो दूर, उससे बात करने तक से कतराने लगा। जबकि उसकी शादी भी कटनी जिले के गांव बासना की रहने वाली गायत्री पटेल से तय हो गई थी। मधु सोनू द्वारा उपेक्षा किए जाने से परेशान रहने लगी थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, कारण सोनू ने उसके साथ प्यार मोहब्बत की कस्में खाई थीं। खैर, किसी तरह से मधु ने अपने मन को समझा लिया था और सोनू के प्यार को भूलकर अपने नए रिश्ते के लिए खुद को तैयार करने लगी थी। विजय के साथ अपनी शादी के सपने सजाने लगी थी, लेकिन मधु के लिए सोनू को भूलना आसान नहीं था। उसकी लुभावनी बातें, वीडियो कॉलिंग में की गई ख्वाहिशें, मीठे चुंबनों की यादें, आगोश के चंद लम्हों में लिपटा यौन सुख आदि को मधु चाह कर भी नहीं भूल पा रही थी। हत्या की घटना के करीब 4 महीने पहले सोनू मधु के घर गया था। दोनों की शादी अलग अलग जगहों पर तय हो जाने के बाद उनके मिलने जुलने पर पहले जैसी पाबंदी में थोड़ी ढील मिल गई थी, जिससे उनके बीच पहले की तरह मुलाकातें और बातें होने लगी थीं। एक दिन सोनू ने मौके का फायदा उठाकर मधु के साथ एक बार फिर शारीरिक संबंध बना लिए थे। यही नहीं, इसका उसने एक वीडियो भी बना लिया था, जो उसने उसके व्हाट्सएप पर भेज दिया था। मधु सोनू की इस हरकत से दुखी हो गई। उसने वीडियो हमेशा के लिए डिलीट करने की उससे विनती की, लेकिन सोनू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। सोनू ने मधु के साथ अंतरंग रिश्ते की वीडियो को ब्लैकमेल का औजार बना लिया। वह उस वीडियो की आड़ में मधु से साथ लगातार यौन संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा था। मधु बार बार समझाती थी कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए ऐसा नहीं करे। वह सोनू की शादी तय होने का भी हवाला देती थी। वह सोनू से बोली, क्यों ना हम अपने अपने नए जीवन की शुरुआत करें। उसके जवाब में सोनू धमकियां देने लगा। यह सब चलता रहा और सोनू की शादी 12 मई 2021 को हो गई। दोबारा लॉकडाउन लगने की वजह से मधु की शादी की तारीख पक्की नहीं हो पाई थी। मधु से अकेले में मिलने के लिए सोनू ने 14 और 15 मई को लगातार कई फोन किए। उसने फोन पर ही कहा, तुम्हारी तो शादी होने वाली है, आखिरी बार मुझसे मिल लो, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आखिरी बार संबंध बना लूंगी, लेकिन वह मेरे अनुसार होगा। उसके लिए जगह भी मैं तय करूंगी और तरीका भी मेरे कहे का अपनाना होगा, मधु ने शर्त रखी। कौन सी जगह, कैसा तरीका, सोनू ने जिज्ञासावश पूछा। वह सब मैं 16 तारीख को बताऊंगी। मैं चाहती हूं कि हमारी आखिरी मुलाकात यादगार बने। दिन में 10:30 बजे फोन करना, मिलने की जगह बता दूंगी।
मेरे कहे अनुसार संबंध बनाने होंगे। जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा करना होगा। और हाँ, पहले मेरे सामने ही पुराने सभी वीडियो डिलीट करने होंगे, मधु ने चुहलबाजी के साथ आकर्षक अंदाज में कहा। मधु का प्रस्ताव सुनकर सोनू रोमांचित हो गया। उसने झट से हाँ कह दिया। मधु ने 15 मई को सोनू को बुलाया, लेकिन सोनू के घर पूजा होने की वजह से वह निकल नहीं पाया। अगले रोज 16 मई 2021 को ठीक 10 बजे सोनू अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर मधु द्वारा बताए गई जगह सिद्धम मंदिर के पास पहुंच गया। वहीं से उसने मधु को फोन किया। 3 कॉल उसने रिसीव नहीं किए। सोनू खींच उठा। उसने फिर कॉल किया। इस बार मधु ने कॉल रिसीव करते हुए कहा कि वह 8-10 मिनट में पहुंचने वाली है। थोड़ी देर में ही मधु अपनी बुआ की 16 वर्षीय बेटी निमिषा के साथ आ गई। सोनू ने पूछा कहाँ चलना है। मधु बोली वहीं जहां पहले भी कई बार मिलते रहे हैं, हरगढ़ जंगल। इसके बाद तीनों मोटरसाइकिल पर आधे घंटे में ही हरगढ़ जंगल के पास पहुंच गए। सोनू ने सड़क के किनारे मोटरसाइकिल लगा दी और निमिषा को वहीं रुकने के लिए कहा। फिर वह मधु के साथ भीतर जंगल में चला गया। झाड़ियों के एक झुरमुट के बीच थोड़ी सी जगह पर दोनों बैठ गए। मधु ने अपने हैंड बैग में रखा दुपट्टे की तरह इस्तेमाल किया जाने वाला स्टॉल निकालकर बिछा दिया, जिस पर बैठकर वे अक्सर रोमांटिक बातें किया करते थे। सोनू उस पर लेट गया। मधु ने रोमांटिक अंदाज में कहा, आज मैं तुम्हारे हाथों पैरों को रस्सी से बांधूंगी, आंखों पर भी पट्टी बांध दूंगी। उसके बाद हम संबंध बनाएंगे। यह सुनकर सोनू को अजीब तो लगा, लेकिन वासना की आग में जलता हुआ मधु के कहे अनुसार पेट के बल लेट गया। मधु ने आखिरी बार संबंध को लेकर पहले ही सोनू को बोल दिया था कि वह जैसा कहेगी उसे करना पड़ेगा। जैसे जैसे मधु कहती गई सोनू करता रहा। इससे पहले मधु ने साथ लाई रस्सी से उसके हाथ और पैर बांध दिए थे, फिर रुमाल से मधु ने उसका मुंह बांध दिया। इसके बाद पीछे करके उसका हाथ बांध दिया और अचानक सोनू के लेटते ही मधु उसकी पीठ पर सवार हो गई और पास पड़ा एक वजनी पत्थर सिर पर दे मारा। सोनू अभी संभलता इससे पहले मधु ने पत्थर से 3-4 वार कर दिए। हाथ पैर बंधे होने और आंखों पर पट्टी होने के कारण सोनू अपना बचाव नहीं कर पाया। सोनू जोर से चीखा, लेकिन मधु ने उसके गले को भी एक रस्सी से कस दिया। कुछ समय में ही सोनू के शरीर से हलचल बंद हो गई। फिर उसे लात से पीठ के बल उलट दिया। मृत सोनू की आंखों की पट्टी खोली, हाथ पैर की रस्सियां भी खोल दी, गले की रस्सी लिपटी छोड़ दिया। बिछाया स्टॉल निकालकर अपने बैग में रख लिया। फिर उसने पत्थर से उसके चेहरे पर जोर से कई वार किए। चीख सुनकर उसकी नाबालिग बहन पहुंची तो देखा कि स्टॉल खून से सना था। मधु के कपड़ों पर भी खून लगा था। कुछ देर तक दोनों मौके पर ही बैठी रहीं। सोनू को मौत के घाट उतारने के बाद मधु ने निमिषा से कहा, सोनू को हमने मार दिया। आज मैंने उसकी बेवफाई और ब्लैकमेलिंग का बदला ले लिया है। हमेशा के लिए कांटा निकाल दिया है। तुम किसी से कुछ नहीं कहना। दोनों जंगल से बाहर निकल आईं और मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट को पत्थर मार मार कर तोड़ डाला। ऐसा करते हुए मधु की कलाई घड़ी का फीता टूट गया। उसने घड़ी तो उठाकर अपने बैग में रख ली और टूटा हुआ फीता वहीं झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद एक बाइक वाले से लिफ्ट लेकर दोनों घर पहुंची। वहां मधु ने सोनू का मोबाइल, स्टॉल, एटीएम कार्ड और रुमाल को जलाकर कचरे के साथ घर के बाहर फेंक दिया था। इसके बाद उसने अपना मोबाइल भी फॉर्मेट कर दिया। मधु इतनी शातिर है कि वह अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर गई थी। घटनास्थल से उसने 3-4 बार अपने मोबाइल पर और फिर अपने भाई के मोबाइल पर कॉल किया था। कॉल उसके भाई की 4 साल की बेटी ने रिसीव किया था। 12वीं पास गर्लफ्रेंड मधु ने पेशेवर मुजरिम की तरह हत्या की पूरी साजिश रची। वह इस बात से दुखी थी कि प्रेमी ने खुद दूसरी लड़की से शादी कर ली, लेकिन उसका रिश्ता तय हुआ तो वह वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर शादी नहीं करने का दबाव बनाने लगा। उसने पुलिस को बताया कि सोनू लगातार उसको कॉल कर रहा था। 14 मई को उनकी बात हुई। उसने मधु से बोला कि आखिरी बार मिलना है।
तभी मधु ने उसे सबक सिखाने की ठान ली थी। इस जुर्म को कबूलने के बाद मधु ने पुलिस को बताया कि वह सोनू द्वारा बनाई गई उसकी अश्लील वीडियो को लेकर परेशान थी। उससे बचने का एक ही तरीका उसके दिमाग में आया कि उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। इस खुलासे के बाद मधु पटेल पर सोनू की हत्या के आरोप में आईपीसी की धाराएं 302 और 201 लगाई गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। निमिषा पर भी साक्ष्य छिपाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 201 लगाकर उसे बाल कारागार गृह शहडोल भेज दिया गया, जबकि मधु पटेल को महिला जेल जबलपुर भेज दिया गया। यौन संबंध बनाने की मनमर्जी करने वाले प्रेमियों के लिए यह एक सबक है और लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए कि किसी को ब्लैकमेल करने का नतीजा ऐसा भी हो सकता है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।